तो आपका कहने का सेंस ये है कि टीचर एक तरह से ज्यादा हैवी पड़ रहा है बच्चों के ऊपर। जी, जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसलिए इंट्रोड्यूस करी गई है। आपको नहीं लगता कि ये एक बहुत फंडामेंटल राइट है अपना पानी पीने का, और इसी की यूनिवर्सिटी में कमी हो रही है? अब आपने इस बात को कह दिया फंडामेंटल राइट है, मेरे ये समझ नहीं आती प्रशासन को क्यों नहीं समझ आता डीयू के। तो आपको ये नहीं लगता जो पहले के रिप्रेजेंटेटिव थे स्टूडेंट यूनियन के, वो सिर्फ बैठने लायक थे, उन्होंने बच्चों के मुद्दों को नहीं उठाया? इस पर अगर मैं बात करना चाहूँ, पिछले साल हमने पानी का मुद्दा उठाया, तो बीबीपी के पदाधिकारी मुझे कह रहे हैं कि आप पानी के मुद्दे पे राजनीति कर रहे हो। जो डॉग्स की प्लेसेस को लेके जो बाउंड्री वगैरह बना रहे हैं जी, उस पे काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि रौनक खत्री सिर्फ और सिर्फ लाइमलाइट के लिए चीज कर रहा है जी, ये कोई मुद्दा ही नहीं है। ये मुद्दा आज का मुद्दा नहीं है, 8 महीने से चलता आ रहा मुद्दा है। अच्छा, जो वहाँ की एनिमल चैप्टर सोसाइटी है वो लगातार एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन प्रिंसिपल महोदया को देती आ रही है। तो आज भी वो 100 साल पुराने हॉस्टल क्यों है जिसकी एक लिमिटेड रहने की क्षमता है? तो आपको नहीं लगता कि हमें और ज्यादा हॉस्टल बनाने चाहिए ताकि यहाँ पे बच्चे और ज्यादा रह सके? 100 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे 100 साल की शुभकामनाएं देने दिल्ली विश्वविद्यालय आए, और जितने पुराने ऐतिहासिक हॉल्स हैं या हॉस्टल्स हैं उसमें सिर्फ रेनोवेशन का टेंडर निकलता है हर साल। और हाल ही में जब हम राहुल गांधी जी से मिले तो राहुल गांधी जी से हमने कहा है कि एक कमेटी हम लोग अपनी बना रहे हैं डुस्सू की, उस कमेटी की रिपोर्ट हम आपके साथ शेयर करेंगे। उस रिपोर्ट में ये होगा कि जितने प्रोफेसर या तो एबीवीपी के संगठन से बनकर आए हुए हैं या आरएसएस से बन के आए हुए हैं या जो क्लास नहीं लेते, उनकी एक रिपोर्ट आपको हम देंगे। राहुल जी उसको जल्दी संसद में आपको पेश करते हुए दिखेंगे, तब दिल्ली विश्वविद्यालय की आवाज संसद तक गुजारने का काम आपका ये अध्यक्ष करेगा। नमस्कार दोस्तों, तो आज के इस परफेक्ट शो में आपका स्वागत है। और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों के बारे में कि क्या ऐसे इश्यूज है जो वो सफ़र कर रहे हैं और कैसे हम इनको रिजोल्व कर सकते हैं। तो इसी क्रम में आज हमारे साथ जुड़े हैं एक बहुत ही होनहार प्रतिभाशाली स्टूडेंट लीडर मिस्टर रौनक खत्री, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट हैं। तो रौनक, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के पॉडकास्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया जी हमें बुलाने के लिए। तो रौनक, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट यूनियन का जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है जी, उसके साथ काफ़ी ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है जी, और एक काफ़ी ऑनरेबल पोस्ट है जी। तो आपको क्या लगता है कि पावर का प्रेशर ज़्यादा आपके ऊपर या बच्चों की उम्मीदों का भार ज़्यादा है? उम्मीदों का भार ज्यादा है। अच्छा, एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी करने वालों तक की उम्मीदें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तो उम्मीदों का भार ज़्यादा है। अच्छा। और वो भार नहीं है, वो एक आस है जो हमें मोटिवेट करती है काम करने के लिए। अच्छा जी। तो मेरे हिसाब से लगभग 4-5 महीने तो हो गए होंगे इलेक्शन खत्म हुए। बिल्कुल। तो इतने समय में आपको कौन सी ऐसी मेजर कॉमन तकलीफें दिखाई दी बच्चों की जो आप कह सकते हो कि इन पे काम करना बड़ा ज़रूरी है? सबसे बड़ी तकलीफ आज के समय में देश के अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी की आ चुकी है। अच्छा जी। पहले के समय में एक पॉलिसी थी जिसमें 75 मार्क्स रेगुलर जो पेपर बच्चा देता उसके बेसिस पे मिलते थे और 25% टीचर के हाथ के असाइनमेंट के मार्क्स, इंटरनल के मार्क्स और 5% अटेंडेंस के मार्क्स से 100% का क्राइटेरिया पूरा होता था। परंतु न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आने के बाद जो इंटरनल असेसमेंट का मार्क्स का रेशियो है वो बढ़ा दिया गया, जिसके हाथ में टीचर के ऊपर एक पावर आ गई कि वो स्टूडेंट को अगर फेल कर देता है या एसेंशियल रिपीट दिखा देता है या 0 मार्क्स दे देता है तो स्टूडेंट पेपर में फाइनल मार्कशीट में फेल शो करता है। फिर बाद में वो स्टूडेंट परेशान होता है। आज के टाइम में दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर 10,000 से अधिक स्टूडेंट ER और फेल की समस्या से जूझ रहे हैं, जिसका उदाहरण सिर्फ और सिर्फ इस वजह से, जिसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि वहाँ पे स्टूडेंट्स को टीचर्स ने मार्क्स नहीं दिए। तो ये बहुत बड़ी समस्या आज के टाइम पे हम भी फेस कर रहे हैं, DU का स्टूडेंट भी फेस कर रहा है और DU का प्रशासन इस चीज़ को कर रहा है। ओके, तो आपका कहने का सेंस ये है कि टीचर एक तरह से ज़्यादा हैवी पड़ रहा है बच्चों के ऊपर? जी, जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसलिए इंट्रोड्यूस करी गई है। अच्छा। कि टीचर को एक पावर दी जाए। टीचर अंडर द कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के ऑब्वियसली रहेगा जिस इंस्टीट्यूशन में वो काम कर रहे हैं,
वो स्टूडेंट्स को, जिस स्टूडेंट को जो मार्क्स चाहे वो दें, स्टूडेंट्स उनकी सुने, और जब स्टूडेंट उनकी सुनेंगे तो निश्चित तौर पर पॉलिटिकली तौर पे भी सुनेंगे, सोशली तौर पे भी सुनेंगे, इकोनॉमिकली तौर पे भी सुनेंगे, हर तरीके से वो टीचर की बात सुनेंगे। तो टीचर सेंट्रिक पॉलिसी नेप लाई गई है, वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नहीं है, वो न्यू एंटरटेनमेंट पॉलिसी है अच्छा। जो नेप इंट्रोड्यूस की गई है। पर रौनक, आपको ये नहीं लगता कि जिस हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको ये बोल रहा है कि ये काफ़ी बड़ा चेंज लेके आएगी एजुकेशन सिस्टम में, बच्चों के लॉजिकल रीजनिंग को बढ़ाएगी और बच्चा ज़्यादातर करिकुलम एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर पाएगा, तो क्या ये इसका हाइप बना रहे हैं? ओवर हाइप्ड है। अच्छा। उसका रीजन क्या है, आज के टाइम में सेक वैक के मैक्सिमम सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस करे गए हैं, जिसमें 3 घंटे की क्लास का टाइम एक्स्ट्रा दे दिया गया है। अब स्टूडेंट्स जो साइंस की स्ट्रीम से आ रहा है वो सेक वैक की क्लासेस में योगा की क्लास ले रहा है, जो क्लास होती भी नहीं है। अच्छा। अब उस पे वो डिपेंडेंट है टीचर के ऊपर कि टीचर मार्क्स देगा। अगर वो सेक वैक में फेल हो गया तो उसकी तो डिग्री अटक गई। जो टाइम वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का स्पोर्ट्स खेल के बाहर अपने आप को देता था, या यूपीएससी कोचिंग लेकर देता था एक डीयू का स्टूडेंट या एक यूजी का स्टूडेंट, क्योंकि पूरी देश की पॉलिसी, वो समाप्त कर दिया। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के नाम पर कॉलेज के अंदर तो प्रवेश दे दिया, पर करिकुलर एक्टिविटीज कुछ नहीं हुई। जो बच्चा अपने दम पर पहले करता रहा था वो भी समाप्त कर दी। इससे बड़ी एंटरटेनमेंट पॉलिसी पूरे देश के लिए नहीं हो सकती। ठीक है जी। तो रौनक, आजकल जैसे आप काफ़ी छाए हुए हैं इंस्टाग्राम पे, तो जैसे मैं कई ऐसी रील्स देखी जिसमें आप एक कॉमन मुद्दे के ऊपर बात करते नजर आ रहे हो, वो है पानी के ऊपर, कि जो वाटर स्कार्सिटी की कमी है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और इसलिए शायद आपका नाम मटका मैन भी रखा गया। जी। ठीक है। तो ये इशू है क्या, और आपको नहीं लगता कि ये एक बहुत फंडामेंटल राइट है अपना पानी पीने का, और इसी की यूनिवर्सिटी में कमी हो रही है? अब आपने इस बात को कह दिया फंडामेंटल राइट है, मेरे ये समझ नहीं आती प्रशासन को क्यों नहीं समझ आता डीयू के। अगर आप पानी नहीं दे सकते स्टूडेंट को तो इन कॉलेजेस को बंद कर दीजिए। आप चलाने के लायक ही नहीं है। आप जिस पद पे बैठे हो आप उस पद के लायक नहीं हो। पढ़ाई तो बच्चा बाद में करेगा, पहले तो अपने कॉलेज जाके पानी पिएगा। वही डीयू का प्रशासन 50% कॉलेजेस में नहीं दे पा रहा। और बात करते हैं, जब हम प्रोटेस्ट करते हैं तो प्रोक्टर मैडम आके कहती हैं कि हर जगह पीने का पानी है। फिर हमने उनको लाइव वीडियो दिखा के इंस्टाग्राम के माध्यम से दिखाया, बताया। अगले दिन मैं इंजीनियरिंग ऑफिस गया तो इंजीनियरिंग ऑफिस में इंजीनियर कह रहे हैं कि आपकी वीडियो प्रोक्टर मैडम ने हमें बुलाकर दिखाई और अब हम पानी की कमी को ठीक करेंगे। मतलब ये देखते मेरी सारी वीडियोज हैं, डीयू का प्रशासन रिस्पॉन्ड ये टाइमली करते हैं, परंतु फिर झूठ क्यों बोलते हैं बच्चों के सामने या छात्रों के सामने, मीडिया के सामने। तो मूलभूत सुविधा है, मैं आपके चैनल से भी डीयू प्रशासन से रिक्वेस्ट करूंगा, एक बेसिक राइट है, स्टूडेंट्स को दीजिए, उसके बाद ताकि वो आगे की डिमांड आपके सामने रखें। जी। पर रौनक, ये चीज नहीं लगती कि एकदम से तो ये इतनी सारी इश्यूज उभर के आई नहीं होगी, ये काफी टाइम से चल रही होगी। तो आपको ये नहीं लगता जो पहले के रिप्रेजेंटेटिव थे स्टूडेंट यूनियन के, वो सिर्फ बैठने लायक थे, उन्होंने बच्चों के मुद्दों को नहीं उठाया? इस पर अगर मैं बात करना चाहूँ, पिछले साल हमने पानी का मुद्दा उठाया तो बीबीपी के पदाधिकारी मुझे कह रहे हैं कि आप पानी के मुद्दे पे राजनीति कर रहे हो। मैंने उनको इस बात का जवाब दिया कि अगर पानी मांगना आपको राजनीति लग रही है तो हम राजनीति कर रहे हैं। जब आप राजनेता हो के हमें स्टूडेंट को पीने का पानी तक नहीं दे सकते तो आपका नेता होना, आप नेता के लायक ही नहीं हो। बिल्कुल। हमने आपको क्यों चुना था? एक स्टूडेंट ने हमें क्यों वोट दिया था कि हम उनकी मूलभूत सुविधाओं की लड़ाई लड़े? लड़ाई तो बहुत दूर की बात, वो तो एक आम स्टूडेंट को दबाने का काम करते हैं। तो ऐसे नेता से दिल्ली विश्वविद्यालय उब चुका था, उसके बाद उन्होंने हमें जीत दिलाकर दी। अच्छा, ठीक है। तो रौनक, आजकल एक बड़ा मुद्दा बड़ा चल रहा है, वो है एसआरसीसी में जो डॉग्स की प्लेसेस को लेके जो बाउंड्री वगैरह बना रहे हैं जी, उस पे काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि रौनक खत्री सिर्फ और सिर्फ लाइमलाइट के लिए चीज कर रहा है जी, ये कोई मुद्दा ही नहीं है जी, ठीक है। कुछ जो एक्टिविस्ट है, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है स्कूल कॉलेज की उसकी, तो वो कहती है कि नहीं, ये जेन्युइन कंसर्न है हमारे कॉलेज का। तो आप व्यूवर्स को बताओगे कि सच्चाई क्या है, ताकि ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है उस पे से पर्दा हटाया जाए। कंट्रोवर्सी पे पर्दा लगभग हट चुका है, फिर भी मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगा
ये मुद्दा आज का मुद्दा नहीं है, 8 महीने से चलता आ रहा मुद्दा है। अच्छा। जो वहाँ की एनिमल चैप्टर सोसाइटी है वो लगातार एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन प्रिंसिपल महोदया को देती आ रही है, पर प्रिंसिपल महोदया ने सिर्फ रिसीविंग दी है, उस पर कोई संज्ञान लेकर एक्शन नहीं किया। तो स्टूडेंट एक्शन की मांग कर रहे थे। एक्शन कैसा कि फीडिंग पॉइंट स्टूडेंट्स को दिए जाए, डॉग्स को कन्फाइन कर दिया था तो उनको कन्फाइन ना किया जाए, उनको घूमने दिया जाए। जो डॉग्स बाइट के केसेस हैं वो आए नहीं थे सामने, तो स्टूडेंट से कह रहे आप क्यों उनको कन्फाइन कर रहे हो। मैडम ने उसको एक्शन लेकर सारे डॉग्स को बाहर निकालने का तो काम कर दिया, परंतु जो स्टूडेंट्स के राइट्स की बात थी, जो वो स्टूडेंट मांग रहे थे, वो मैडम ने सुनी नहीं। तो उसके बाद हमारा, जब मैंने उनकी एप्लीकेशंस को देखा, 8 महीने से एक नॉर्मल बच्चे इतना संघर्ष कर रहे हैं, तो पहले तो मैंने उनके संघर्ष को सलाम किया, क्योंकि आज के टाइम में दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर क्रांतिकारी स्टूडेंट्स का अभाव है। परंतु जो क्रांतिकारी साथी दिल्ली विश्वविद्यालय में होगा, हम इस बात का वादा करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, पूरे तरीके से डूसूस के साथ खड़ा मिलेगा। तो उसी प्रकार फिर मैं SRCC कॉलेज उन क्रांतिकारी बच्चों के साथ गया। उन बच्चों ने जब प्रिंसिपल महोदया से बात करने की कोशिश करी तो मैडम मेरे से ही बात नहीं कर रही। अच्छा। तो उनसे तो क्या कर रही होंगी, ये उम्मीद लगाई जा सकती है। उन्होंने कहा मेरी क्लास है, मैं क्लास लेने जा रही हूँ। मैंने कहा मैम हम आपकी क्लास में चलेंगे, देख के आएंगे आप कितनी देर क्लास लेती है। वहाँ कोई क्लास नहीं होती उनकी। फिर आती है तो वो पुलिस को बुलाती है कि ये मेरे से परमिशन लेके नहीं आए। क्या दिल्ली विश्वविद्यालय में हमें प्रिंसिपल से बात करने के लिए परमिशन की जरूरत है? आज तक के इतिहास में तो कभी नहीं हुआ ऐसा। डरते हैं ये, इसलिए ये पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस को जब आई तो मैंने SHO को फोन करा पुलिस के सामने कि सर ये कैसे हमें रोक सकते हैं। तब उनको समझ आ गई कि यहाँ तो मामला रुकने वाला नहीं। फिर पुलिस वहाँ से चली गई। फिर मैडम को मजबूरी में बात करनी पड़ी हमसे। उसके बाद समाधान के नाम पर हमारी प्रिंसिपल महोदय से 2-3 बार मीटिंग हुई। अगर लाइमलाइट लेना एक इशू पर हमारा मकसद होता तो हमारा 2-3 बार SRCC जाना और उसी मुद्दे पर बात करते रहना या उसी पर लाइमलाइट लेते रहना, वो हमारा मकसद हो जाता। पर हमारा मकसद था उस इशू को सॉल्व कराना। स्टूडेंट्स आज भी परेशान है उस कॉलेज के, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन डॉग को सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये बात मैं खुल के आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा। SRCC की प्रिंसिपल डॉग्स को लेकर जो एक सिंपैथी होनी चाहिए वो उनके मन में नहीं है। और ये किसी भी बेजुबान जानवर के लिए कॉमन इंसान के अंदर भी पनपती है। बिल्कुल, कि हम तो सेवा करें उनकी, उनको हटाएं तो ना कम से कम। तो ये सारा मामला SRCC में रहा था। ठीक है। तो अभी जैसे आपने कहा कि आप कॉलेज में गए थे और प्रोफेसर की क्लास नहीं थी जी, तो एक मुद्दा जो सबसे बड़ा ये है कि जो प्रोफेसर्स हैं कई कॉलेजों में पूरे महीने नहीं आते जी, फिर एक दिन आएंगे, सब बच्चों को फुल अटेंडेंस देके चले जाते हैं जी। तो रौनक, ये नहीं लगता कि ये उनकी वर्क एथिक्स के खिलाफ है और इस पे कुछ एक्शन होना चाहिए? निश्चित तौर पर एक कमेटी, सरकार की तरफ से नहीं, अपोजिशन की तरफ से एक कमेटी गठन होनी चाहिए, चाहे देश में सरकार किसी की भी हो, जो एजुकेशन संस्थानों के अंदर वर्किंग को चेक करे। बिल्कुल। टीचर्स की अगर मान लो मैं कंप्लेंट करता हूँ तो मैं किसको कंप्लेंट करूंगा? मैं VC को कंप्लेंट करूंगा। वाइस चांसलर साहब हमारे खुद RSS के प्रोग्रामों में जाते हैं। जो टीचर भर्ती है जिसके खिलाफ कंप्लेंट हो रही है वो खुद RSS का भर्ती हुआ आदमी मिलेगा या मैडम होंगी तो वो मिलेंगी। अब मैं RSS के एक हेड को बताऊंगा, वो है RSS के एक जूनियर को बताएंगे, तो मामला तो कुछ उस पर सॉल्व होना ही नहीं है। तो यहाँ पर चीज चाहिए जो अपोजिशन में जो पार्टी है वो इस पे लीड ले, उसकी कमेटी में इतनी पावर हो कि वो देश के एजुकेशन मिनिस्टर को हिला सके, बिल्कुल, उनका इस्तीफा मांग सके। अब स्टूडेंट मैं पढ़ने आया हूँ कॉलेज के अंदर, मुझे पता चल रहा है मेरी मैडम ही क्लास लेने नहीं आ रही, तो मैं क्या दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ूंगा? और ऐसे अधिकतर कॉलेजेस का हाल है। आप एक वीडियो में आपको शेयर करूंगा, आप व्यूअर्स को भी दिखाना, उसमें एक ब्लाइंड स्टूडेंट इस बात को कह रहा है कि यहाँ जाकिर हुसैन में कॉलेज में प्रोफेसर्स कचरे की तरह भरे हुए हैं। उसने कचरे का वर्ड इस्तेमाल करा प्रोफेसर्स के लिए, एक ब्लाइंड स्टूडेंट ने। वो उस ब्लाइंड स्टूडेंट की मुंह की जुबान नहीं है, उसकी अंतरात्मा की जुबान है। बिल्कुल, कि वो कितना पीड़ित है ड्यू के प्रोफेसर्स की वजह से, जो टाइम पे क्लास नहीं लेते। वो वीडियो में सिर्फ क्लास लेने की बात कर रहा है वो, और कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा। क्या हम लोग ना क्लास लेने आते हैं, बच्चे दूर दूर से 2-2 किलोमीटर, 2-2 कह रहा हूँ मैं, 2-2 घंटे के ट्रैवल डिस्टेंस से दिल्ली विश्वविद्यालय आते हैं, और आने के बाद जब क्लास नहीं होती तो कितना पीड़ित होता है एक बच्चा, मानसिक तौर पर समय बर्बाद करता है।
रिसोर्सेज बर्बाद करता है, पैसा बर्बाद करता है, और लास्ट में आने के बाद उसको टीचर नहीं मिलता पढ़ाने के लिए। तो ये दिल्ली विश्वविद्यालय का हाल है। और हाल ही में जब हम राहुल गांधी जी से मिले तो राहुल गांधी जी से हमने कहा है कि एक कमेटी हम लोग अपनी बना रहे हैं डुस्सू की, उस कमेटी की रिपोर्ट हम आपके साथ शेयर करेंगे। उस रिपोर्ट में ये होगा कि जितने प्रोफेसर या तो एबीवीपी के संगठन से बनकर आए हुए हैं या आरएसएस से बन के आए हुए हैं या जो क्लास नहीं लेते, उनकी एक रिपोर्ट आपको हम देंगे। राहुल जी उसको जल्दी संसद में आपको पेश करते हुए दिखेंगे। तब दिल्ली विश्वविद्यालय की आवाज संसद तक गुजारने का काम आपका ये अध्यक्ष करेगा। ये काफी बड़ी बात बोली है रौनक ने, और ये मुद्दे उठने भी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो मेरिट वाले बच्चे होते हैं ना, उनको जगह नहीं मिल पाती है जी। तो रौनक, अभी जैसे आपने बात करी फेवरिज्म की, तो आपकी एक वीडियो और देखी थी जिसमें पीएचडी के ऊपर आपने बात की हुई थी कि पीएचडी में भी ना फेवरिज्म चल रहा है कि जो एबीवीपी से बैक्ड लोग हैं, ठीक है, उनका एडमिशन पीएचडी में हो रहा है और जो मेरिट वाले बच्चे हैं उनको बाहर किया जा रहा है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें पूरी सच्चाई है कि पीएचडी के अंदर खुला स्कैम दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर चल रहा है। जिन पीएचडी होल्डर्स का एचओडी चाहते कि एडमिशन, उसका एडमिशन होता है। साथ ही साथ अभी जब हम राहुल जी से मिले थे तो उन्होंने इस बात को कहा था कि जितने इल्लीगल प्रोफेसर्स, मैं कहूँगा क्योंकि लीगल तो वो है नहीं, जितने इल्लीगल प्रोफेसर हैं, जैसे ही देश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार आई, सबसे पहले उनको कमेटी बनाकर उनको उखाड़ के फेंकने का काम राहुल गांधी जी की पार्टी, कांग्रेस पार्टी दिल्ली विश्वविद्यालय में करेगी। और सिर्फ दिल्ली विश्वविद्यालय में नहीं, जितने एजुकेशन संस्थानों को इन पार्टी होल्डर्स, नेताओं ने या टीचरों ने भर दिया है और पढ़ाते नहीं है, उन सब का नंबर लगने वाला है। तो रौनक, इस बात से तुम्हें एक चीज ये नहीं लगती कि जब हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एक पर्टिकुलर थॉट ऑफ स्कूल के बच्चों को, या हम ये कह सकते हैं कि टीचर्स को भर्ती करेंगे जी, तो उनका जो इंटेलेक्ट है वो बच्चों को उसी तरह से प्रिपेयर करेगा निश्चित तौर पर। तो वो तो लॉजिकल रीजनिंग में तो अच्छे बच्चे नहीं पाएंगे जी, ठीक है। तो ये सब पॉलिटिक्स आपके हिसाब से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस पे कुछ विचार रखो कि इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। ये कोई रिकमेंडेशन आप देना चाहो? ये बहुत अच्छा, एक देश को जरूरत है इस पे विचार करने की। आज से 1 महीने पहले जब मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा था तो इसी बात पर हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से आज मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार है, कल को कांग्रेस की पार्टी की सरकार देश में होगी, आज बीजेपी के लोग हैं, इस प्रकार से कुछ करप्ट लोग, हर पार्टी में करप्ट लोग होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कल को अगर कांग्रेस के लोग भर्ती होंगे तो वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल, तो मैं अपनी पार्टी का विरोध करता हुआ दिख जाऊंगा। परंतु एक समय सीमा रहते हुए, अब हम एजुकेटेड यूथ हैं, हमारी मांग आने वाले समय में ये रहेगी कि सरकार चाहे देश में किसी की भी हो, एजुकेशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी के रूप में एस्टेब्लिश की जाए, जिसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना ना हो, जिसका प्रोफेसरों की भर्ती से कोई लेना देना ना हो। मान सकते हैं वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, जो ये मुख्य धारा की पोस्ट हैं, ये एक सरकार के तहत चलने वाली पोस्टें हो गई। परंतु जो नीचे के जो बेसिक प्रोफेसर हैं वो मेरिट के तौर पर सिलेक्ट किए जाएं और मेरिट के ग्राउंड पर वो स्टूडेंट्स को पढ़ाएं। नहीं तो देश की जो नींव है वो कमजोर हालत में चली जाएगी। नींव है हमारे को एजुकेशन नहीं मिलेगी तो बच्चा क्या पढ़ेगा? वो पढ़ के आईएएस का सपना लेके आता है, वो आईएएस तो छोड़ो, चपरासी के लायक भी नहीं रहता। बिल्कुल। तो एजुकेशन सिस्टम को बदलाव की जरूरत है और इस बदलाव की लड़ाई पूरे देश में ले जाने का काम हम आने वाले समय में करेंगे। तो रौनक ने बहुत बड़ी बात कही है कि एजुकेशन में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। अगर आप इस चीज से सहमत हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं, और कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं अपने सजेशन कमेंट में जरूर देना। तो रौनक, एक है ना अमेज़न की एक सीरीज आई थी जिसमें मिरांडा हाउस के बारे में शायद उन्होंने कुछ ऐसी आपत्तिजनक चीजें दिखाई थी। तो आपको नहीं लगता कि ऐसी चीजें और ऐसी फिल्म जब बनेगी तो ये ड्यू की इंटीग्रिटी पे सवाल उठाती है? तो क्या हमें ये चीजें अलाउ करनी चाहिए कॉलेज कैंपस में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमने सवाल उठाया था प्रिंसिपल महोदया से भी, फिर वो अब शूटिंग हो चुकी है। अच्छा। पहले उस फिल्म की, अब रिलीज का टाइम था तब मैडम को होश आ रहा था,
उसके बाद से काफ़ी रूल्स भी स्ट्रिक्ट करे गए हैं वीसी साहब के द्वारा, क्योंकि काफ़ी उस चीज़ की काट कटाक्ष हर एक पार्टी ने, हर एक स्टूडेंट ने करी थी। तो उसके बाद से जो इस टाइप की मूवी की शूटिंग है वो रौनक के राज में तो या हमारे अध्यक्ष के दौर में तो नहीं होगी। ठीक है जी। तो रौनक, एक चीज जो आजकल हर कोई कह रहा है कि रौनक लाइमलाइट के लिए सब चीजें करता है, तो क्या ये आपकी ओपोजिशन का प्रोपेगेंडा है या सच में ही इलेक्शन में उतरने की आपकी तैयारी हो चुकी है आने वाले टाइम में? प्रोपोगेंडा किस चीज़ का? हम पानी की मांग कर रहे हैं। अभी हाल ही में एक गोबर का मूवमेंट हुआ, वो अब काफ़ी स्टूडेंट, जैसे आपने कहा पोजीशन के लिए प्रोपोगेंडा है वो। प्रोपोगेंडा कैसे है वो? क्या आपने उस प्रिंसिपल के खिलाफ जितने अपोजिट संगठन आवाज़ उठाई? आज तक एक भी डुस्सू का कैंडिडेट जो हमारे से अदर पार्टी के हैं या पदाधिकारी हैं अदर पार्टियों के, आज तक आवाज़ उन्होंने नहीं उठाई। क्या वे डरते हैं या उनकी पार्टी के लोग हैं इसलिए वे बोलते नहीं है? अब रौनक खत्री अगर इकलौता आवाज उठा रहा है तो वो प्रोपोगेंडा हो गया। आप लोग चुप बैठे और गलत हो रहा है तो आपकी पार्टी के लिए आप इसलिए चुप बैठे, आप खुद बोल नहीं सकते, आपके अंदर हिम्मत नहीं है। अब हम हिम्मत करें, हमारी हिम्मत को तोड़ने का काम संगठन करते हैं, पर हम किसी से दबने और रुकने वाले नहीं हैं। बिल्कुल। और जब तक रही बात मीडिया की, तो मैंने तो किसी मीडिया चैनल को भी नहीं बुलाया था कि आप आओ और मेरी आप वहाँ शूट करो। मैं तो एक वीडियो रात को डाल के मैं सोया था कि कल मैडम मैं आपके कॉलेज आ रहा हूँ। अगले ही दिन मैं देखता हूँ वो वीडियो 4 से 5 मिलियन हो जाती है और सारे मीडिया चैनल लक्ष्मीबाई कॉलेज के बाहर खड़े मिलते हैं। तो हमारा किसी मीडिया चैनल से कोई कनेक्शन नहीं है, ना हम किसी को पैसे देते, ना हमारे पास पैसे देने के लिए मीडिया चैनल्स को। वो मोदी सरकार भरपूर तरीके से कर रही है कि सारे मीडिया चैनल्स को आप खुश रखो। हम खुश नहीं रखते, हम क्रांतिकारी काम करते हैं और उसी क्रांतिकारी विचारधारा को प्रमोट इन न्यूज़ चैनल्स ने इस गोबर के मूवमेंट को किया, जो आज नेशन वाइड जहाँ भी मैं जिस भी स्टेट में जाता हूँ तो गोबर का नाम सबसे पहले आता है। तो मैं तो धन्यवाद करना चाहूँगा अपनी गौ माता का। उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया कि आप जाओ और एक ऐसी क्रांति लिख के आओ कि वहाँ पर सिर्फ प्रिंसिपल के ही नहीं पूरे देश की आँख खोलने का काम करे कि दिल्ली विश्वविद्यालय का ये हाल हो चुका है। ठीक है रौनक, आपने बड़ी अच्छी बात कही। तो इससे एक चीज़ निकल के आती है रौनक कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में ना इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत भारी कमी है। जब हम उसको और किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कंपेयर करते हैं जैसे जेएनयू से, तो आपको ये नहीं लगता कि इसके पीछे जो सबसे मेन रीजन वो ये है कि ना करने की चाह? वरना दिल्ली यूनिवर्सिटी इतना बड़ा नाम है, ठीक है, इतना इनके पास फंड है, तो ये बड़े आराम से इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार सकते हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? इस पे मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे वीसी साहब जो हमारे महाराज हैं उनसे मैं 3 बार मिला हूँ एसी लगवाने के लिए क्लासरूम्स पर। तो वीसी साहब हर बार पहली मीटिंग में तो उन्होंने कहा हमारे पास भरपूर पैसा है, आप आएँ काम कराएं, हम आपका काम करके देंगे। दूसरी मुलाकात में वीसी साहब कहते हैं कि मैं एक कमेटी का गठन करूँगा रौनक जी। मगर सर ये तो बहुत अच्छी बात है। तीसरी मुलाकात में हमारे वीसी साहब हमसे कहते हैं एसी के मुद्दे को लेकर कि ये अब कॉलेज का डिसीजन हो चुका है, इसमें हम अपना डिस्क्रिप्शन उनके ऊपर नहीं लगा सकते। हमने एडवाइजरी जारी कर दी है कि आप एसीज इंस्टॉल कीजिए, गर्मी बढ़ रही है। अगर वीसी साहब आपको किसी भी कॉलेज में कोई प्रोग्राम कराना होता है तब तो वो प्रोग्राम बड़े ही शान के साथ होता है, परंतु जब स्टूडेंट को एसी की ज़रूरत होती है तब आपने वो डिसीजन कॉलेज के अथॉरिटीज़ पर छोड़ दिया। कोई भी रिक्रूटमेंट होती है तो रजिस्ट्रार से लेके वीसी तक सब इन्वॉल्व होते हैं, परंतु कॉलेज में कुछ काम कराना है स्टूडेंट वेलफेयर के लिए तो उसमें वीसी साहब हाथ खड़े कर देते हैं। तो जो हमारे महाराज जी हैं, हमारे वीसी साहब हैं, उनका ध्यान अपनी चीज़ों पर ज़्यादा है, ना कि स्टूडेंट सेंट्रिक मुद्दों पर। एक बस को लेकर, मैं बस चलाने को लेकर, यू स्पेशल बस की बात हर एक पार्टी करती आई है, वो हमारे कार्यकाल पे मैंने चलवाई है। अच्छा। कम से कम 20 बार वीसी साहब से रिक्वेस्ट करके कि सर चला दीजिए, सर चालू कर दीजिए। बस आके खड़ी हुई हैं पर चालू नहीं कर रहे। तो वीसी साहब हमसे तो प्रेम इतना करते नहीं है, तो उन्होंने बिना ही हमारे बुलाए वैसे ही बस इंस्टॉल कर दी और चालू करवा दी। तो ये हमारे महाराज जी की जो है खूबियाँ हैं कि वो हमें कहीं किसी कार्यक्रम में आगे नहीं रखते, ना हम उनके कार्यक्रम में जाने की इच्छुक हैं, परंतु एक मूल दायित्व उनका बनता है कि हम छात्र प्रतिनिधि हैं,
इलेक्टेड छात्र प्रतिनिधि है वो हमें इनवाइट करें, बिल्कुल। और वो नहीं करते। उन्हें अपना डर रहता है कि ये कुछ बोल ना दे मेरे खिलाफ। जब भी जाते हैं तो ताले लगे रहते हैं। किससे डरते हैं वो? अंदर क्या नोट गिन रहे हैं वो जो ताले लगा रखे हैं? ताला आदमी तभी लगाता है घर के अंदर भी कि चलो पैसे आए इनको गिन लेते हैं ताकि बाहर का कोई आदमी देखना नहीं। तो सेम हाल हमारे डीयू का है। ताले लगे रहेंगे वीसी साहब का ऑफिस अंदर। अरे पब्लिक ऑफिस आप जाने दीजिए, क्यों नहीं जाने दे रहे हो आप? एक नॉर्मल स्टूडेंट खड़ा रहता है कि मेरे को वीसी सर से मिलना है, उसके लिए तो सपना है कि वो महाराज के दर्शन कर ले दिल्ली विश्वविद्यालय में आके और महाराज अपने दर्शन दिखा दे। जी। तो रौनक, ये तो चीजें काफी ऐसी हैं जिस पे हमें नजर डालनी पड़ेगी। और एक जो सबसे बड़ी चीज जो मैं फील कर रहा हूँ ये है कि क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो रैंकिंग है वो 328 है जी। पर हम जब बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो ना तो इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ही इतनी एडवांस रिसर्च लैब्स हैं जी। तो रौनक, ये नहीं लगता कि जो ये रैंकिंग है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की पास्ट ग्लोरी पे ही बेस्ड है? क्योंकि आज के टाइम पे अगर रैंकिंग देने लग जाए तो मेरे को तो लगता नहीं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी कहीं खड़ी मिलेगी। बिल्कुल, दिल्ली विश्वविद्यालय पुरानी रैंकिंग और पुराने नाम पर आज चल रही है। नए स्थापना, नई चीजें का कोई इन्वेंशन दिल्ली विश्वविद्यालय में नहीं है। जब पानी ही नहीं दे रहे तो रिसर्च लैब तो हमारे लिए सपना है कि हमें रिसर्च लैब मिलेगी। तो मैं सारे स्टूडेंट से यही कहना चाहूँगा कि आप जिस कॉलेज में एडमिशन ले वो देख के ले कि उस कॉलेज में सुविधाएं हैं या नहीं। बाकी अधिकतर कॉलेज में हमारी वीडियोस के माध्यम से आप अवेयर हो ही जाएंगे स्टूडेंट्स कि कहाँ हमें एडमिशन लेना चाहिए और कहाँ नहीं लेना चाहिए। तो यही है कि एडवांसमेंट की और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की ज़रूरत है। ठीक है। तो रौनक, एक चीज़ और, जैसे अभी आपने बच्चों के लिए बोली, अभी थोड़े टाइम में एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और हम देखेंगे कि इंडिया के हर कॉर्नर से बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आएगा जी। और जिस हिसाब से एट अ टाइम पे CUET का जो एग्ज़ाम होता है उसमें हम देख रहे हैं कि बड़ी ही गड़बड़ घोटाला है। सिर्फ और सिर्फ हम देख रहे हैं कि स्क्रीन पे उसका नाम आता है, उसका नंबर आते हैं और उसको ये बताते हैं कि अगर तुम्हारे इस कट ऑफ के बीच में पड़ रहा है तो आपका एडमिशन हो गया। बिल्कुल। तो आपको ये नहीं लगता कि ट्रांसपेरेंसी एक तरफ से खत्म हो गई है? क्योंकि पहले जो कट ऑफ सिस्टम था उसमें हमें पता होता था कितने बच्चों के रैंकिंग कितनी है, मेरे से ज्यादा किसके, मेरे से कम कितने हैं जी। तो इस पे कुछ कहना चाहोगी? बिल्कुल कहना चाहेंगे। पहले तो प्रशासन से हम जैसे एडमिशन का दौर आएगा तो एक क्रांति आपको अलग देखने को मिलेगी। अगर फिर भी प्रशासन नहीं सुनता है तो हाई कोर्ट की हमारी पिटीशन तैयार है। 2 साल से हम इसकी मांग कर रहे हैं। जब अध्यक्ष नहीं थे तब भी मांग कर रहे थे, अब अध्यक्ष हैं तब भी मांग कर रहे हैं, परंतु अब की बार रुख दूसरा देखने को मिलेगा प्रशासन को। पिछली बार तो अध्यक्ष नहीं थे तो इन्होंने नहीं सुनी थी, अब की बार अध्यक्ष है तो इनको सुननी पड़ेगी, इनकी मजबूरी बना देंगे हम जी। तो रौनक, काफी बड़ा स्टैंड लेने वाले हैं बच्चों के लिए। तो रौनक, अब स्टैंड तो लेने वाले हो, अगर कल को एडमिशन प्रोसेस में किसी भी बच्चे को कोई इशू आता है तो वो रौनक खत्री तक कैसे पहुंच सकता है? मैं जैसे ही एडमिशन का दौर शुरू होगा तो अपनी एक हेल्पलाइन स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है। किसी भी स्टूडेंट को कोई कमी होगी तो 24/7 उस हेल्पलाइन पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान करवा सकता है। ठीक है जी। तो रौनक, एक चीज और जो मैं जानना चाहूँगा कि अभी 4 महीने हो चुके हैं जब से इलेक्शन ख़त्म हुए हैं, तो अब तक आपने क्या क्या काम किए हैं बच्चों के लिए, वो आप हमारी ऑडियंस को एक बार बताओ ताकि पता हो जी कि क्या क्या आपने कर लिए और क्या क्या आपकी डिमांड्स थी जब आप इलेक्शन लड़ने के लिए कंटेस्टेंट थे, कि आपने क्या क्या बोला था बच्चों को कि मैं इस पर्टिकुलर चीज़ पे काम करूँ। जी। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा राइट टू इंटरनेट। हमने वाईफाई इंस्टॉलेशन को लेकर पूरी डीयू की सर्वे टीम के साथ सर्वे कंडक्ट करवा कर वाईफाई का काम हर कैंपस के अंदर हमने एस्टेब्लिश करवा दिया। दूसरा काम सीसीटीवी इंस्टॉलेशन। पूरे कैंपस के अंदर आज तक सीसीटीवी नहीं थे। हमारी बहनों के साथ छेड़छाड़ होती थी, मेरा अंतरात्मा रोती थी कि हम कर क्या रहे हैं। भाई का फर्ज जो निभाना चाहिए था वो कोई छात्र नेता नहीं निभा रहा था, परंतु बात बहनों की हमेशा होती थी। तो सीसीटीवी इंस्टॉलेशन का 3 महीने का टाइम पीरियड था, वो टाइम पीरियड अब 1 महीना बच चुका है। तो आने वाले सेशन में हर एक रोड के ऊपर, हर एक कॉलेज, हर एक डिपार्टमेंट में आपको डीयू की तरफ से सेंट्रलाइज सीसीटीवी देखने को मिलेंगे। टोटल 700 सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल हो रहे हैं। इसके बाद जब मैं आगे बात करूँगा तो लॉ फैकल्टी के अंदर
फिर से पानी की कमी आई थी, फिर से नए वाटर कूलर, सिर्फ लॉ फैकल्टी में नहीं अब की बार बल्कि पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय में नए वाटर कूलर हमारे प्रॉक्टर मैडम ने जो वीडियो निकाल कर डाली थी उसके बाद उन्होंने इंस्टॉल करे हैं। आगे जब मैं बात करूँगा पोलो ग्राउंड की, तो पोलो ग्राउंड में रेनोवेशन की बहुत ज़रूरत थी। जहाँ स्टूडेंट जाकर अपने गेम्स खेलते थे, प्लेग्राउंड था, वहाँ पर 7 बजे तक की टाइमिंग थी, लाइट्स इंस्टॉल नहीं थी, ख़राब पड़ी हुई थी, वॉशरूम्स नहीं थे, नहाने के लिए शावर नहीं था। ये बेसिक एमिनिटीज़ हैं। आज तक के किसी अध्यक्ष ने जाके वहाँ झाँका तक नहीं कि पोलो ग्राउंड का हाल क्या है। मैं बनते ही हफ्ते के बाद पोलो ग्राउंड जाकर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से बात करा कर उसकी पूरी रेनोवेशन मेरे आंखों के आगे हुई है और अब लाइटों का काम भी वहाँ स्टार्ट हो चुका है। तो ये एक बेसिक जो रिक्वायरमेंट थी, इसको लेकर हमने वीसी साहब से अलग मीटिंग करी। उन्होंने हर प्रिंसिपल को मेल किया कि ये रौनक की तरफ से रिक्वेस्ट आई है और आप इनको पूरा कीजिए। ये रिक्वेस्ट में मैं स्पेसिफाई कर दूँ, वाटर, क्लासरूम की मेंटेनेंस, बेंचेस, प्रॉपर क्लासरूम्स के अंदर जहाँ गर्मी ज़्यादा है वहाँ एसी की इंस्टॉलेशन। तो ये 4-5 चीज़ों की डिमांड वीसी साहब ने अपने मेल से सारे प्रिंसिपल्स को मेल किया है। जब मैं प्रिंसिपल से जाके मिलता था तो प्रिंसिपल मेरे को बताते थे कि आपकी मेल हमारे पास आई हुई है वीसी सर के थ्रू। तो खुद में एक प्राउड फील होता था कि हमारा काम हमारे जाने से पहले बोलता है वहाँ पे। ठीक है, तो रौनक, एक जो क्वेश्चन मेरे माइंड में ही चल रहा है कि इतने सालों से जितने भी हम स्टूडेंट लीडर को देखते आए हैं वो सिर्फ जीतने के बाद गायब हो जाते थे, पर आज जब हम देख रहे हैं कि पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिर्फ रौनक खत्री का नाम छाया हुआ है, तो रौनक खत्री ही क्यों काम कर रहा है? ये जो सवाल है आपका, इस सवाल के लिए हमारा जो संघर्ष है, सबसे पहले मैं उसको सलाम दूंगा। दूसरी बात, हाल ही में एक घटना मेरे सामने आई जिसने मुझे अंदर से पूरा झंझोड़ के रख दिया। वो थी हमारी एक बहन, डीयू के अंदर पढ़ रही थी, उसने एक सुसाइड कमिट किया। अच्छा। हमारी बहन की एक समस्या थी, उसकी समस्या का तो समाधान मैंने करा कर दे दिया था, परंतु मानसिक तौर पर शायद मैं उसका समाधान नहीं कर पाया, जो ना उसके पेरेंट्स कर पाए, ना डीयू का प्रशासन कर पाया। तो उसका बदला लेने के लिए, और बदला कैसा कि डीयू का एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, स्टूडेंट्स आए तो अच्छे से पढ़े, ऐसे केस देश में ना हो। आप सुसाइड पे जब बात करूंगा आज मैं, तो देश में हर दिन आपको स्टूडेंट्स के सुसाइड के केस सामने आएंगे। और सिर्फ बात ये नहीं है कि हम काम इसलिए कर रहे हैं, आज हमारी ज़रूरत है। और अगर रौनक खत्री आवाज़ नहीं उठाएगा तो किसी छात्र में ये हिम्मत नहीं होगी कि वो प्रशासन के आगे बोल सके। जब स्टूडेंट मेरे पास मैसेज करते हैं कि भैया आप प्लीज़ एक बार मेरे कॉलेज आ जाओ, भैया आप प्लीज़ मेरे एक बार कॉलेज आ जाओ, तो शायद अदर छात्र नेता उस मैसेज को अवॉइड कर देते होंगे, परंतु रौनक खत्री उस मैसेज को अवॉइड नहीं करता। हम सबसे पहले उस कॉलेज में जाके जो समस्या है उसका समाधान करते हैं। अगर एक समस्या का भी हम समाधान कर रहे हैं तो एक बच्चे पर असर नहीं डाल रहा, उस पूरे कॉलेज के बच्चों के ऊपर असर डाल रहा है कि एक छात्र प्रतिनिधि ऐसा आया था कि जिसने हमारे लिए काम किया। दूसरा हमारा रीज़न काम करने का ये है कि छात्रों के मन में आज पॉलिटिक्स को लेकर ऐसी विचारधारा पनप चुकी है कि गंदी राजनीति की चीज़ें, ये दलदल है, इस पे कीचड़ है, ये हमें इसके बारे में बात ही नहीं करनी। डीयू के अंदर हमने साबित करके दिखाया है कि एक अच्छी राजनीति, काम की राजनीति डीयू के अंदर हो सकती है अगर लीडर काम करना चाहे तो। क्योंकि आपकी वोट वेस्ट नहीं गई है। जो 20,207 स्टूडेंट्स ने मुझे वोट देकर विश्वास जताया है, वो सिर्फ 20,000 पे मैं काम नहीं कर रहा हूँ। एसओएल के लिए भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जो हमें वोट देने भी नहीं आए थे। हम पीएचडी के लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनका वोटिंग से कोई लेना देना नहीं है। तो रौनक खत्री हर उस स्टूडेंट की आवाज़ है जिसको हमसे उम्मीद है, और आगे ये संघर्ष जारी रहेगा। ठीक है, तो रौनक, एक चीज़ जो मैं अभी आपसे पूछना चाहूँगा वो ये है कि अभी आपने वोटिंग की बात करी, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट है वो वोटिंग कैसे करता है? नाम और हाइप देख के, या सच में ही आज का जो स्टूडेंट है वो समझदार है? डीयू का स्टूडेंट अब समझदार से भी अधिक समझदार है। अच्छा। वो सिर्फ नाम और हाइप को देखकर वोट नहीं देता, वो ये देखता है कि एक्चुअल में एजुकेटेड लीडर कौन है। आप बिन पढ़े अगर ये सोचोगे आप पढ़े लिखों को बेवकूफ़ बना लोगे, तो ये सबसे बड़ी भूल आप करने जा रहे हो। स्टूडेंट बेवकूफ़ नहीं है,
स्टूडेंट मेरे से भी ज़्यादा होशियार है। अगर मैं लॉ फैकल्टी में हूँ तो लॉ फैकल्टी में भी मेरे से ज़्यादा होशियार स्टूडेंट्स हैं। तो हम स्टूडेंट्स को मैं तो क्या कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना सकता। तो इसलिए ड्यू की अब राजनीति बदल चुकी है। ठीक है रौनक, एक जो सबसे बड़ी बात मैं जो आपसे पूछना चाहूँगा कि जब हमें पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में देश के हर कोने से बच्चे आते हैं, तो आज भी वो 100 साल पुराने हॉस्टल क्यों हैं जिसकी एक लिमिटेड रहने की क्षमता है? तो आपको नहीं लगता कि हमें और ज़्यादा हॉस्टल बनाने चाहिए ताकि यहाँ पे बच्चे और ज़्यादा रह सकें? 100 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे 100 साल की शुभकामनाएं देने दिल्ली विश्वविद्यालय आए। परंतु 100 साल के बाद भी जुबली हॉल में आप चले जाओ, ग्वायर हॉल में आप चले जाओ, जितने पुराने ऐतिहासिक हॉल्स हैं या हॉस्टल्स हैं, उसमें सिर्फ रेनोवेशन का टेंडर निकलता है हर साल करोड़ों रुपए का, और उस करोड़ों रुपए में सिर्फ दीवार पर पेंट करने का काम होता है। आज तक कोई नया कमरा स्टूडेंट के लिए नहीं बिल्ड किया। कारण इसका यही है, प्रशासन की वो सोच ही नहीं है कि स्टूडेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट हम दे दें। अब लॉ की सीट्स 9000 स्टूडेंट लॉ फैकल्टी में पढ़ रहे हैं, परंतु जो क्राइटेरिया एडमिशन का है वो लिमिटेड है हॉस्टल्स के अंदर। क्यों? सीटिंग कैपेसिटी है ही नहीं, कैसे बच्चों को इनटेक करेंगे? ना वो सोच है। अब इतना एरिया डीयू के अंदर है, अगर उसको डेवलप करें तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग भी बन सकती है 4-4 फ्लोर की, बहुत ईजी है करना चाहे तो मोदी जी से भी मेरी यही गुहार है आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, और एजुकेशन मिनिस्टर साहब से भी, कि डीयू को आपने बढ़ाना है, आपने घटाना नहीं है। कमरे बंद और हो जाते हैं इस वजह से कि ये रेनोवेशन में नहीं है, पुराने हो चुके हैं और इसकी दीवार गिर सकती है। तो वो तो कमरे और बंद कर दिया, नए तो बहुत दूर की बात है। तो डीयू को एडवांसमेंट की जरूरत है, सरकारों की जरूरत है। ठीक है जी। और इसके साथ साथ है ना रौनक, एक सबसे बड़ा इशू जो है वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट का। जी। हम ये देखते हैं कि यहाँ पे फीस तो कम है कि 10-20 हज़ार रुपये लेते हैं, बट उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद बच्चा बेरोजगार रह जाता है। जी। तो आपको नहीं लगता कि प्लेसमेंट के ऊपर काम होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो रौनक उसके ऊपर क्या काम कर रहा है? अब जैसे ये एग्जाम्स का महीना है, मई का मंथ जो होता है हमारा, उसके बाद ड्यू का स्टूडेंट प्लेसमेंट ढूंढता है। जब रिजल्ट आ जाता है जुलाई के मंथ से, तो हमने प्लेसमेंट सेल का शुभारंभ अभी 10 दिन पहले ही किया है, जिसकी अभी कोर टीम सेटअप हो रही है, जो पूरे 1 महीना अब प्लेसमेंट को एनालाइज करेगी कि ड्यू कितना प्लेसमेंट स्टूडेंट्स को दे रहा है। वो तो हम जानते हैं कि स्टूडेंट जो डीयू से निकलेगा वो 70% बेरोजगार है, ये मैं लिखित में दे सकता हूँ, या तो वीसी साहब मेरी बात को गलत प्रूव कर दें। तो जब बेरोजगारी इतनी है और आप इतना अच्छा एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हो उनकी नज़र में, तो बच्चा बेरोजगार क्यों है? बिल्कुल। ये क्या करते हैं, डीन स्टूडेंट वेलफेयर एक ऑफिस खोल रखा है, वो बढ़िया प्राइवेट ऑफिस है वीसी सर की नज़र में, स्टूडेंट की और हमारी नज़र में तो पब्लिक ऑफिस है। साल में एक बार एक प्लेसमेंट सेल की कंपनीज बुलाकर प्लेसमेंट कर देते हैं। को भेड़ मखली मतलब सब्जी मंडी थोड़ी है कि आप स्टूडेंट आओ और सब्जी ले जाओ। हर कॉलेज का प्रॉपर एक सेल होना चाहिए, उसको फंड अलॉट होता है, उस फंड को यूटिलाइज करना चाहिए। सिर्फ एक ही दिन में डीन स्टूडेंट वेलफेयर 6 लाख बच्चों को प्लेसमेंट दे देगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो ये डीयू का हाल है कि एक डीन स्टूडेंट वेलफेयर के ऊपर सारी जिम्मेदारी थोप दी कि प्लेसमेंट आप करो, बाकी कॉलेज निफराम, वीसी साहब निफराम, जितने प्रिंसिपल इनके अपने बनाए हुए हैं वे निफराम। तो ये दिल्ली विश्वविद्यालय का स्टूडेंट उम्मीद नहीं करता, ना पेरेंट्स इस उम्मीद के साथ स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी भेजते। जी ठीक है। और जो दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है रौनक, वो है रेंट का। जी। आपने देखा होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो आसपास के एरियाज हैं वहाँ पे फ्लैट्स के रेट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। जी। और हर कोई उनको अफोर्ड कर नहीं सकता। जी। तो आप बताना चाहोगे कि इसके ऊपर आप क्या कर रहे हो? क्या रेंट कंट्रोल एक्ट लानी चाहिए? अगर हाँ तो कैसे इस पे काम होना चाहिए? अब मैं छात्रों का प्रतिनिधि हूँ, तो डीयू प्रशासन से तो हमने लड़ाई लड़ी, अब अगली लड़ाई लड़ने का समय है दिल्ली की सीएम महोदया के साथ, जो हाल ही में भी बन करके आई हैं। दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसके लिए हमारी एक अलग लीगल टीम फिलहाल काम कर रही है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आज तक किसी सरकार ने उस रेंट को रेगुलेट करने के लिए कोई पॉलिसीज़ पर फ्रेमवर्क नहीं तैयार किया, ना उसको एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार किया। अब हमारी रेखा गुप्ता जी बन के आई हैं,
पॉलिटिकल पार्टीज अपनी आइडियोलॉजी को इतनी तरीके से प्रेजेंट करती हैं कि उनके वोट बैंक पर कोई असर ना पड़े। अब सपोज कीजिए विजयनगर में किसी की रेंट की जो है पीजीज हैं या हॉस्टल्स हैं या रूम्स हैं, तो वो उनको नहीं छेड़ेंगे। क्यों नहीं छेड़ेंगे? वो एक मेजर वोट बैंक है। अगर सरकार ने उसको छेड़ा तो वो वोट बैंक उस सरकार के खिलाफ चला गया, रेंट वाला, सारी कम्युनिटी रेंट की। परंतु पिस कौन रहा है? हम नहीं, भारत का एजुकेशन सिस्टम। सिर्फ अमीर बच्चा आके डीयू में पढ़ाई कर सकता है, गरीब बच्चा तो यहाँ से 1 साल के बाद अपनी घर की टिकट कटवाने के भी पैसे नहीं बचेंगे उसके पास। तो बिल्कुल। तो ये रेखा गुप्ता को भी सोचने की जरूरत है, देश के प्रधानमंत्री को भी सोचने की जरूरत है कि जो एजुकेशन संस्थान है कम से कम उनके पास वाले एरियाज में तो रेंट को रेगुलेट करें। अब जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ एक रूम का रेंट 3,000 रुपये मंथली है, परंतु दिल्ली विश्वविद्यालय में जब आप एक रूम सेट लेंगे तो 12,000 से कम नहीं मिल सकता। बिल्कुल। तो 4 गुना का डिफरेंस। क्या यहाँ के लोग सोने की पनीर को खाने लगे हुए? आजकल पनीर भी खराब आ रहा है। या यहाँ के लोग जो हिमालय का पानी पीते हैं कि उनको इतने पैसे की जरूरत है? एक बेसिक नीड है पैसा, उसको पूरा करने के लिए आप रेंट रेगुलेट कीजिए। सिर्फ वोट बैंक के नजरिए से सरकार ना देखे तो हम सीएम का घर का घेराव भी करने वाले हैं और विधानसभा का भी करने वाले हैं इस रूम रेंट को लेकर। ठीक है, तो रौनक ने काफ़ी बड़ी बातें बोली हैं। तो आज का पॉडकास्ट काफ़ी अच्छा रहा और रौनक ने हर उस मुद्दे पे अपनी नज़र डाली जो हर बच्चा शायद रौनक से पूछना चाहता होगा, चाहे वो प्लेसमेंट की बात हो, चाहे वो रेंट कंट्रोल की बात हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे वो कॉलेज में मूलभूत सुविधाओं की बात हो। तो रौनक, आज की पॉडकास्ट ख़त्म करने से पहले आप हमारी ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहोगे, या कोई भी बच्चा अगर आपको देख रहा है तो उसको आप कुछ बोलना चाहोगे? एक ही मैसेज है, अपने हक की लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़ेगी। तब आप मन में सिर्फ ये सोच के चलना आगे कि ना आपका परिवार आपके साथ होगा, ना आपके दोस्त आपके साथ होंगे, परंतु आपका हौसला आपको आपके हक की लड़ाई को जीत दिलाने में काम आएगा। उस हक की लड़ाई को कभी हमने नहीं छोड़ना है, लड़ते रहना है। संघर्ष की हमेशा जीत हुई है। विश्राम करने वाले आदमी, आलस करने वाले आदमी हमेशा पीछे रहे हैं। ठीक है, तो रौनक ने काफ़ी बड़ी बात बोली है कि अपना जो काम है वो करते रहें, मेहनत करते रहें। मेहनत करोगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। तो अगर आज का ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच में इसको ज़रूर शेयर करना। और आपके अगर कोई भी क्वेश्चन हो जो आप चाहते हो कि मैं रौनक से पूछूं अगले पॉडकास्ट में, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। थैंक यू सो मच।